आप सबका स्वागत है हमारे टीचर्स टॉक में। जब मैंने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया, उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट, उस समय मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए ही कुछ कार्यक्रम डेवलप होंगे। लेकिन चूंकि क्रिएटिव इंस्टीट्यूट खोला और मैंने देखा कि चारों तरफ इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन उनके बीच कितनी कनेक्टिविटी है। कई टीचर्स बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक टॉक शो ऐसा रखा जाए जिसमें कि टीचर्स एक दूसरे को देखें, उनसे सीखें और वो अपनी क्लासेस में भी उसको अडॉप्ट करें। तो इस तरह से ये श्रृंखला शुरू हुई। तो पहली श्रृंखला हमारी पिछले हफ्ते हुई थी अर्चना जी के साथ, और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं स्मृति चौधरी जी। स्मृति चौधरी जी साइंस की टीचर हैं, सहारनपुर से हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल के नहीं रुक जाऊंगी, क्योंकि उनके जो पूरा जब पर्सोना आप देखेंगे उसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। और मैं चाहती हूँ हमारे इस टॉक से आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानें। इससे मेरे प्रश्न ऐसे ही होंगे ताकि उनकी सारी पर्सनालिटी हमें पता लगे। एक टीचर सिर्फ एक क्लासरूम की एक टीचर नहीं है, बल्कि वो और बहुत कुछ कर रही हैं। तो लेट अस वेलकम स्मृति जी। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास यहाँ आने के लिए आपने उसमें मंजूरी दी, और बहुत बहुत आभार इस चीज़ के लिए कि आप आई, क्योंकि आप इतनी बिजी रहती हैं और इतने सारे कार्यक्रमों में के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपका यहाँ समय निकाल कर आना अपने आप में ही एक विशेष बात है। तो बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक आभार, आप आए और आपका स्वागत भी। तो शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए उषा जी, आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन आपने प्लेटफॉर्म सजाया है जहां पर सभी अलग अलग शिक्षकों को बुलाकर उनके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या ज्ञान, क्या नॉलेज है, उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। ये आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इससे बहुत कुछ नया सीखने सिखाने को मिलने मिलने वाला। वाला है। तो हाँ, आप म्यूट हो गए। हाँ, तो बात यहाँ यही है कि मेरे मन में ये हमेशा से ये रहता था कि टीचर्स बहुत कुछ कर रही हैं। अब जैसे आप इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। आपके संपर्क में आने वाले टीचर्स को जरूर पता होगा, नो डाउट, लेकिन ऐसे बहुत है जिनको नहीं पता। तो हम एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा टीचर्स जुड़ें, सीखें, सिखाएं। और चूंकि ये फिर से यूट्यूब में चला जाएगा, तो एवरी टाइम इट विल बी देयर, इट विल बी अ बिग रिपोजिटरी। आफ्टर सम टाइम वी कैन जस्ट गो बैक और देख सकते हैं उसमें कि क्या क्या कोई टीचर्स कर रही हैं। तो कई टीचर जैसे अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बाद में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो आपके बारे में तो मैंने जो देखिए, हम सब एक आजकल तो फेसबुक से ज्यादा जुड़े हैं, है ना। मैं आपको पर्सनली नहीं जानती, लेकिन जो मैंने देखा, जो आपका प्रोफाइल वगैरह जो मैं जा रही थी उसके पीछे, तो मैंने बहुत सारी चीजों को देखा। तो सबसे पहले तो आप साइंस टीचर हैं, तो आप अपना अनुभव बताएं। साइंस टीचिंग करते हुए आपको कितने 16 वर्ष हुए, आप बताइए अपने बारे में। मैं चाहती हूँ आप बताएं। जी, जैसे कि आपने अभी मेरे बारे में बताया कि मैं पिछले 16 साल से साइंस टीचर हूँ। मैं साइंस टीचर ही अपॉइंट हुई थी और वही मेरा मेन सब्जेक्ट भी है। मैं एमएससी बॉटनी हूँ और उसके बाद मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया है। फिर बीएड और बीटीसी और उसके थ्रू फिर टीचिंग जॉब में आए। मैं इसको जॉब नहीं कहूँगी, ये एक जॉब नहीं है, ये एक पैशन है, या कहें कि ये एक आपके अंदर जो एक सामाजिकता भरी होती है कि मैं कैसे अपनी अच्छी चीजें किसी दूसरे तक पहुंचाऊं। ये एक जिम्मेदारी का एहसास कि जो छोटे बच्चे हमारे कांटेक्ट में आते हैं, वो किसी भी स्कूल के हों, हम एक शिक्षक है, हमारे लिए सभी समाज के सभी बच्चे एक जैसे हैं। कैसे हम उन्हें इस समाज का बेहतरीन नागरिक बना सकते। सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, बट मेन जो है वो यही है कि कैसे हम उन्हें एक बेहतरीन नागरिक बना सकें कि वो इस अच्छे समाज को और बेहतर बना सके, यहाँ रह सके और बेहतर बना सके। तो मेरा प्रयास भी हमेशा इसी तरह से रहता है कि मैं अपने साइंस के टॉपिक्स को जो है को रिलेट करती हूँ अपने एटमॉस्फेयर से, पर्यावरण से, और अपडेट रखने की कोशिश करती हूँ खुद को भी और उन बच्चों को भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो आज हम सीख रहे हैं, जो हम आज कर रहे हैं,
वो आने वाले 20 साल बाद जो है बिल्कुल चेंज हो जाए। बदल अभी हमने जाएगा। कोरोना टाइम में ही हमने देखा कि हम क्लासरूम से निकलकर हम ऑनलाइन क्लासरूम में बिल्कुल। मतलब वर्चुअल में आ गए। तो इस तरह से चीजें बदलती रहती हैं। अगर हम जितना अपडेटेड रहेंगे और उतना अपने बच्चों को करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो उन रिफ्लेक्शन जो है वो बच्चों में दिखाई देगा और वो अपने एटमॉस्फेयर के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करके एक बेहतरीन नागरिक बन सकते हैं, एक बेहतरीन सिटीजन बन सकते हैं, एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। तो तो साइंस टीचर के रूप में मैंने जो जाना और समझा बच्चों को, बच्चे साइंस को फैक्ट्स की तरह समझना पसंद नहीं करते, वो फन की तरह समझना पसंद करते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, वो उन चीजों से कनेक्ट होना चाहते हैं जिन चीजों से उनके अंदर अपने आप कुछ क्यूरियोसिटीज पैदा हो, क्या, क्यों, कैसे हुआ। और जो बच्चा ये सवाल पूछता है ना वही क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है, क्योंकि जो बच्चे केवल आपके हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक बॉक्स में बंद कर दिए जाते हैं बचपन से, तभी उन्हें आपकी हर बात जो है वो सही सही लगती लगती है, सही है। बात। लेकिन जो बच्चा ये पूछता है ना, नहीं मैम मुझे समझ नहीं आया, या नहीं ये हुआ कैसे, फिर से बताइए, समझिए कि वही बच्चा जो है वो अभी उसने आपकी दुनिया को एक्सेप्ट नहीं किया नहीं है, वो क्या? अपनी दुनिया के हिसाब से आपको देखना चाहता तो आप हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाइए जो आप अपनी क्लास को रोचकता से जैसे बताती हैं, वो दिखाइए जरा, सब लोग देखें क्या एक्सपेरिमेंट्स आप करती हैं और बच्चे कैसे जुड़ते हैं। है। जी, मैं आपको एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ, हम्म, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है बहुत मुश्किल लगता है 6th 7th 8th के बच्चों को, क्योंकि इसके बाद में फिर हमें बहुत सारी जो चीजें इसी से रिलेटेड जो है इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो सब बतानी होती है बच्चों को। तो ये छोटी छोटे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको अगर हम करके दिखाएंगे या वो करें, बच्चे खुद से करें, तो शायद वो बहुत जल्दी सीखेंगे, बजाय इसके कि नहीं तो फिर वो रटेंगे और वो रटना जो है वो बिल्कुल आगे तक खराब कर देता है बच्चों की जो स्टडीज है उनको। मैं आपसे चाहूंगी कि आप जो मैं बोलूं वो आप करें या इमेजिन करें कि जी आप एक स्टूडेंट हैं उसकी तरह से। जी यहाँ मैंने प्लेट लिया है, जी खाली प्लेट है, जी। और इस प्लेट में मैंने पानी। कांच का पानी का भरा हुआ गिलास रखा है और मैं इसको पूरी तरह से भर देती हूँ। हम्म। ये बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा है, बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, मैं इसमें अगर कुछ डालूंगी तो ये गिर जाए। जी दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो मुझे नहीं बताना है कि मैं आज आपको बहुत कोई टफ टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका आगे जाके इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि आपने आज नहीं सीखा तो सब खत्म होने वाला है। तो मैं केवल ये कहूंगी कि हमारे पास जो है लैब में या में वो कमानीदार तुला स्प्रिंग वाले वो होते हैं, है ना। तो बैलेंस, हाँ। लॉन से एक पत्थर लेके आओ और ठीक उसको है। एक धागे से बांध दो। अब इस पत्थर का वजन किया आपने, तो अब खुद से बच्चों के हाथ में ही सौंप दीजिए, मतलब हाँ। मैं प्रैक्टिकल उन्हीं को करने दीजिए, आपको केवल बताइए। आपने बांध दिया, ठीक है, अब इसको आप स्प्रिंग पर रखकर आप देखिए इसका वेट कितना है, कितना आया, 100 ग्राम। ओके, अब इसको पानी से भरी हुई बकेट या ग्लास जिसमें भी आ सकता है उसमें डिप कीजिए और महसूस कीजिएगा कि क्या इसके वजन में कोई अंतर आता है। तो बच्चे बड़े शौक से इसको डिप करेंगे और जैसे ही डिप करेंगे वो ये बताएंगे कि हाँ ये हल्का लगा, हवा में भारी था और ये हल्का लगा। अब इसी स्प्रिंग जो स्प्रिंग में ये लगा हुआ है उसी से इसको दोबारा पानी में डले हुए वेट कीजिए, कितना हल्का, मतलब अब कितना हो गया इसका वजन। अभी मैम ये 70 ग्राम दिख रहा है। ओके, तो यानी कि कितनी वजन में कमी आई, पत्थर 30। तो सेम ही है, वजन में कमी आई 30। और लेकिन इसने क्या किया आपने अभी देखा, इसने क्या किया, जैसे ही ये डूबा इसने ग्लास से पानी पानी को गिरा दिया, हाँ। गिरा दिया। तो अब हम इस गिरे हुए पानी को आप वे कर लीजिए, और जब आप इस पानी को वेट करते हैं
तो ये तो पानी कितना निकला? 30 ग्राम 30 ग्राम। ठीक है ना? यानी कि पत्थर ने जो पानी पानी डिस्प्लेस हटाया, किया। हाँ, डिस्प्लेस किया, वो उसका वजन कितना हुआ? जितना उस पत्थर के पत्थर। वेट में कमी आई थी पानी के अंदर। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब कोई चीज किसी द्रव में, किसी लिक्विड में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, तो उस वजन में कुछ आभासी कमी आती है। कमी उसके द्वारा हटाए पाए गए गए द्रव वजन, के भार के वजन के बराबर होती है। बराबर होती है। तो यही तो था आर्किमिडीज का सिद्धांत, बस यही तो हाँ, हमने कहा था। और वैसे बोर्ड में समझाओ तो दिक्कत है, पर सामने जब बच्चे करते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा तो लगता है। आसान हो जाता है। और ये बातचीत के साथ में जो करना है प्रैक्टिकल, मतलब कई बार कहते हैं कि लैब में बच्चों को छोड़ दो और करने दो, मैं कहती हूँ बच्चों के साथ बातचीत करते हुए कीजिए। तो इसको हम्म, सीएलटी टेक्निक कहते हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टेक्निक। ओके। कम्युनिकेशन लैंग्वेज टेक्निक जो है या टीचिंग जो है, हम पहले ये मानते थे कि ये केवल भाषा को पढ़ाने के लिए, हिंदी इंग्लिश संस्कृत को पढ़ाने के लिए ये जो है इफेक्टिव होती है, लेकिन ये साइंस और मैथ्स को पढ़ाने के लिए भी उतनी ही इफेक्टिव है। क्योंकि हर स्टेप पर आप पूछ रहे हैं तो इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चों को आप। उससे क्या है कि बच्चा सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं साथ, और आप गाइड भी हैं साथ में, तो बच्चा अकेला भी नहीं लगता, डरता भी नहीं है, और साथ साथ आप चल रहे हैं और बातचीत भी क्लियर होती चली जा रही है। तो बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आपने एक्सपेरिमेंट दिखाया। तो आप एक हेड टीचर भी हैं, या मतलब आप अपना रोल भी बताएं आप इन दिनों, आप बताएं आप लोग की क्या टर्मिनोलॉजी है आपके पोस्ट के बारे मैं में। हेड टीचर नहीं हूँ, मैं साइंस टीचर ही हूँ, बट मैं सीआरसी कोऑर्डिनेटर हम्म। जिसको कहते हैं। हमारे यहाँ गांव के स्कूल्स में कुछ गांवों का मिलाकर एक समूह बना दिया जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है। तो अभी तो काफी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन पहले सारा जितना भी डेटा कलेक्शन था वो सब ऑफलाइन था। तो एक तरह से एक तरह सुपरविजन का काम, डेटा कलेक्शन का काम, है ना, क्लासरूम टीचिंग को सुपरवाइज करना, वो सारा का सारा काम तो जो है। आप जब क्लासरूम टीचिंग में जाती हैं दूसरों का देखने के लिए, देखिए हमने तो अच्छा पढ़ा लिया, ठीक है, लेकिन जैसे हम दूसरों का जब देखते हैं, है ना, कई हमसे नीचे भी दिखते हैं कि भाई ये कैसा पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन कई हमसे आगे भी होते हैं, क्योंकि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, जैसा मैं जानती हूँ हर एक आदमी से सीखने को बहुत कुछ है। तो ऐसा भी कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको, क्लासरूम में आप गए और बोले क्या कमाल की टीचर हैं, और वो गांव में पढ़ा रहे हैं जिनके बारे में हम लोग इतना नहीं जान रहे हैं, पर आपको मौका मिल रहा उनसे मिलने का, तो वहां जाके आपने कुछ ऐसा देखा कि अरे वाह, क्या ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है कई, क्योंकि हर आदमी अलग है। बिल्कुल हर आदमी अलग है, और बहुत सारे टीचर बहुत इनोवेटिव तरीकों बहुत से। कर रहे हैं यही। हाँ। साइंस को ही अगर मैं लूं तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, तो मैं आपके सामने भी करना चाहूंगी। हम हमेशा जब हवा के बारे में पढ़ाते हैं साइंस में, तो हम बताते हैं कि हवा जगह घेरता है ना, स्थान घेरता है, हवा में शक्ति होती है। तो हम पवन चक्की जब बताते हैं 6 to 8 के बीच में बच्चों को, तो हम बताते हैं कि पवन चक्की किस तरह से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये सारी चीजें अगर हम बच्चों को केवल बता के छोड़ देंगे और उसकी फोटो दिखा देंगे, तो शायद वो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीज रह जाती है, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पवन चक्की नहीं होती। पवन चक्की या तो मिलेंगी आपको डेजर्ट में, या फिर ऊपर हिल्स की तरफ, लद्दाख वगैरह उधर मिलती हैं। तो उसके लिए मैंने देखा एक दिन एक टीचर को, और मुझे वो एक्सपेरिमेंट उनका बहुत पसंद आया। उन्होंने बच्चों को कुछ गेम कराया। उन्होंने कहा कि आप बलून लो और ग्लास रख दिए, एमडीएम में ग्लासेस होते हैं, तो वो सारे के सारे सामने रखिए कि कौन बच्चा ज्यादा ग्लासेस उठाएगा, है ना, तो वो फर्स्ट विनर होगा। अच्छा। लेकिन बच्चों ने अपने सामने ऐसे ग्लास रखे और बलून उसके अंदर डलवा दिया उन मैम ने, और कहा कि अच्छा। इसको खुला। ओके। अब बलून जो है वो फूल गया ओके। इसमें, है हाँ। ना। हाँ। फिर से एक बार, और अब बच्चों से कहा कि ग्लास को उठाओ। अच्छा। हाँ।
अब बच्चों ने ग्लास उठाया और उधर निकाल के रख दिया, फिर दूसरे में बलून डाल के फुलाया और रख दिया, अच्छा। और इस तरह काउंटिंग करते गए। अच्छा। बाद में उन्होंने ये पूछा कि इससे आपने क्या सीखा। हाँ। इससे दो चीजें सीखी बच्चे ने। एक तो हवा जगह घेरती है, बलून फूल गया। दूसरा, हवा में इतनी पावर या शक्ति होती है कि उसने स्टील के इस भारी ग्लास को अपने उठा साथ लिया। पर उठा लिया। और यही वो एनर्जी है या वो शक्ति है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये आपने कहीं और भी महसूस की होगी। कैसे? कि जब हम धूप में छाता लेके चलते हैं और अचानक हवा शुरू हो जाती है, तो हमारा छाता पीछे की तरफ हमें भी खींचता है। मतलब हाँ, इतनी शक्ति होती है कि फोर्स वो है उसमें। खींचता है। तो बच्चे एकदम कनेक्ट कर जाते हैं, हाँ ऐसा होता है, छाता उल्टा हो जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे गेम्स के थ्रू अगर साइंस की बड़े जो टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट्स। हाँ। कवर किया जाए, तो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर किया जाए, तो मुझे लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आज कुछ नया गेम खिलाने वाली है मैं। और हाँ। गेम खिलाने के बाद में उनसे दो प्रश्न पूछती है कि बलून ने जगह घेरी, हाँ जी घेरी। बलून में पावर थी, हवा में पावर थी, तभी तो सांस उठाया, हाँ जी था, तो हो गया। ठीक है, आपको बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत ही अच्छा। तो ये तो हुई जहाँ तक टीचिंग की बात है। पर जैसा मैं देख रही थी आपका प्रोफाइल, वो टीचिंग से हटके और भी बहुत कुछ है आपके पास खजाने में। तो सबसे पहले बात जो मुझे दिखाई दी कि रेडियो मेरी आवाज़, ये जो है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में बताइए, आप कैसे जुड़ी हुई हैं और इससे क्या लाभ हो रहा है? और साथ ही हिंदी साहित्य अकेडमी के साथ भी इसका कुछ साझापन हुआ है, वो बताइए सारी बातें, ताकि यहाँ जो बैठी टीचर्स हैं वो भी अगर जुड़ना चाहें तो किस प्रकार जुड़ सकती हैं रेडियो मेरी आवाज। रेडियो मेरी आवाज एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। ओके। और इस पर 24x7 जो है वो बॉलीवुड हॉलीवुड म्यूजिक कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ओके। अलग अलग स्टेट में और अलग अलग कंट्रीज में इसकी टीम्स हैं, जो वहां से बचपन में जो हमने रेडियो सुनी थी, अमीन सयान जी की फरमाइशी हाँ हाँ जो हुई हाँ। थी, वो प्रोग्राम्स आते हैं स्टेट वाइज और कंट्री वाइज आते हैं इस पर। ओके। इसको शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य था, वो 3 साल पहले, 3-4 साल पहले कुछ ऐसा अंदर महसूस होने लगा कि कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना में टीवी और रेडियो का इस्तेमाल तो एजुकेशन में हुआ, लेकिन उससे पहले नहीं था। इस पैंडेमिक में तो शुरू किया है, गवर्नमेंट ने भी किया है, इससे पहले नहीं था। और ये जो आइडिया था ये 3-4 साल पहले आया कि हम बच्चों को कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज इसके ओके। तरीके से सुना सकते हैं, हम टीचर्स को बुलाकर उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तो रेडियो जो था वो मेरी बिटिया ने और मेरे हस्बैंड ने इसको डिजाइन किया, इसका अच्छा। लाइसेंस। और इस पर हमने सबसे पहले मोटिवेशनल स्टोरीज बच्चों के लिए डालनी शुरू की थी। उसके बाद धीरे धीरे जुड़ते गए, टीम बनती गई, स्टेट की टीम्स बनी, कंट्रीज की टीम अच्छा। बनी, और 35 कंट्रीज में रेडियो जो है कंटिन्यूअसली वाह, सुनी जाती है। तो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर कोई टीचर जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकती है इसमें? बिल्कुल, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर जो फेसबुक पेज है रेडियो का उस पर डला हुआ है, लगा हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं। और वैसे भी आप मैसेंजर पर भी मैसेज करेंगे तो उसका जवाब तुरंत आएगा। आपके पास कुछ नया आइडिया है बच्चों को पढ़ाने से अच्छा। रिलेटेड या समाज के मुद्दों पर, क्योंकि देखिए शिक्षक का काम केवल क्लासरूम टीचिंग ही तक ही सीमित नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि पुराने समय से यही कहा जाता है कि शिक्षक ही समाज का निर्माता होता है। हम चाणक्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने एक छोटे मतलब वो थोड़ा अपमानित हुए और उन्होंने एक बच्चे को एक ऐसा राजा तक। राजा बनाकर भेज दिया जिसका कोई तोड़ नहीं था। सही बात। तो शिक्षक अगर चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। समाज में जितनी भी चीजें आसपास हो रही हैं जो बच्चों को जाननी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो अगर टीवी या मीडिया या फोन नहीं दे पा रहा है तो हम किस तरह से उन तक उन चीजों को पहुंचाएं। तो तो इसमें इसलिए हम आपके जो कार्यक्रम है ये बच्चों से संबंधित हैं और शिक्षा से और समस्या, समाज की समस्या संबंधित है? अच्छा। ठीक है। इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज को भी लेकर ओके। आते हैं, चाहे वो ओके। पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो बॉलीवुड से हो, या प्रवासी भारतीय हो जो बाहर रहकर अच्छा कर रहे हैं, या ओके। सेना।
अधिकारी हो, हम उनका इंटरव्यू करते हैं आधे से 1 घंटे का, अच्छा, और अच्छा। जिसमें उनकी पूरी लाइफ जर्नी जो होती है कि कैसे उन्होंने ये सब अचीव किया और क्या-क्या उन्होंने बेहतरीन किया, ताकि अच्छा। सुनने वाले, चाहे वो हमारे नतीजों के, चाहे हमारे बच्चे, वो जान सके कि किसी भी काम को करने के लिए कितनी मेहनत, कितनी ऊर्जा और कितने समय और समय डेडिकेशन, डेडिकेशन। समर्पण और निष्ठा उसकी जरूरत होती है। क्योंकि बच्चा क्या है मैम, बच्चा उसके सपने रोज बदलते हैं। आज उसने अगर उषा जी से कनेक्ट हुआ है तो उसको आपका हिंदी बहुत अच्छा लगेगा, वो कहेगा मैं हिंदी की टीचर बनूंगी बड़े होकर, है ना। मतलब लेकिन व्हाट यू आर डूइंग ना, यू आर गिविंग एक्सपोजर। जी अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग लोग अपने बारे में बता रहे हैं, बच्चे को यही चाहिए। आज उसने दुनिया इतनी देखी है संकीर्ण, तो उषा पसंद आ रही है। कल अगर वो इतनी दुनिया देखेगा तो उसके पास चॉइस होगी, और फिर उसके अपने जो इंटरेस्ट है उसके साथ वो उसको मैच करेगा। और उसके बाद तो ये बहुत ही अच्छा मंच है। मैं तो सोचती हूँ कि बच्चे अगर सुनते हैं तो इनको बहुत लाभ होगा। तो जो टीचर्स यहाँ सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बच्चों से शेयर कर सकते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा संसार हो जाएगा, यही इस चीज का और ज्यादा इसका लाभ उठा पाएंगे बच्चे भी, टीचर्स भी। बहुत अच्छा। तो आपकी ये एजुकेटर ऐप के साथ भी कुछ है, शैक्षिक आगाज, आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप सब कुछ बताइए। बहुत ही जी बढ़िया। तो रेडियो से भी आपने अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की, और इसी तरह से अब आप एजुकेटर ऐप है और शैक्षिक आगाज, शैक्षिक आगाज में भी आपकी टीचर्स आती हैं। बताइए सबको अपने बारे में, क्या क्या है ये। शैक्षिक विभाग जो है वो 1 साल पहले पेज बनाया था, और इस चीज को बनाने के पीछे मकसद यही था कि हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने ही एक दायरे में सीमित हैं, बंधे हुए हैं। तो इसमें मेरे साथ जितने भी अलग अलग स्टेट के टीचर्स जुड़े हुए थे, बेसिकली इसमें अधिकतर जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं। तो 25 स्टेट के टीचर्स हम सब ने मिलकर ये एक बनाया, और इस पर हम हफ्ते में 4 क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं शुरुआत से ही, अलग अलग सब्जेक्ट और टॉपिक की, ताकि मैं किस तरह से पढ़ा रही हूँ क्लासरूम में और वही टॉपिक या कोई दूसरा टॉपिक आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, हम उसको देख सके, सीख सके। क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज चलती हैं, अलग अलग तरह के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अपने स्टेट वाइज जो होते हैं, तो वो सब सिलेबस भी अलग होता है, लेकिन काफी हद तक सिमिलैरिटी है। लेकिन पढ़ाने का ढंग, जैसे हर टीचर अपनी पढ़ाने। इनोवेटिव मेथड, मैं भी आई हूँ आपके ग्रुप में, कई बार आके देखती हूँ, वहाँ पर टीचर्स अलग अलग, कोई टीचर हैंड राइटिंग सिखा रही है तो कोई कुछ है, और 40 मिनट में किसी ने इंग्लिश की क्लास ली। तो इस तरह से मैंने देखा कि टीचर्स काफी एक्टिवली वहाँ आती हैं और वो बताती हैं। मैं भी एक बार आई हूँ आपके उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये अच्छा लगा, उस समय तो बहुत टीचर्स जुड़े थे, है ना। तो जी, अच्छा लगता है कि चलो आपकी बात जो है इतने टीचर्स तक जा रही है, अगर कोई अपनाता और भी है। अलग अलग स्टेट में जा स्टेट रही है, में, हाँ, सबसे बड़ी सबसे बात बड़ी ये है बात ये भी कि है, अलग बिल्कुल अलग सही। स्टेट में जा रही है, हम्म, और हम्म, उनको हम देख रहे हैं, तो जहां हमारी कमियां हैं वो हमें सुधार सकते हैं, हमें उसमें कुछ अच्छा लगा हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सीखने सिखाने के लिए एक एक बड़ा एक मंच था। प्लेटफॉर्म है। पूरा मतलब हमने सोचा कि हम पूरे इंडिया के टीचर्स को एक जगह लाकर जोड़ें, तो हम्म। वो सक्सेसफुल हुआ। 25 स्टेट के टीचर्स साथ में जुड़े हुए हैं, सीखते सिखाते हैंड राइटिंग से लेकर प्रैक्टिकल तक हम पर वहीं इतना पर। टाइम आप कैसे निकाल लेते हैं, ये बताइए। इतना टाइम कि ये स्कूल का भी मैनेज कर रहे हैं, साथ में ये, और टीचर्स का, रेडियो मेरी आवाज, और एक और भी एक पक्ष है आपका जो अभी पता नहीं है लोगों को, वो है पर्यावरण के साथ आपकी दोस्ती। पर्यावरण जी प्रहरी हैं आप, और आपकी बेटी भी एक एनजीओ है उनका। और बताइए कि किस प्रकार आप दोनों या आपके घर में सभी परिवार के जो सदस्य सभी इसमें लगे हुए हैं, और किस तरह से पर्यावरण के लिए आप काम करें, बताइए सबको। अभी जी आपने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम भी किया था इतने पेड़ों का, कई लोग जुड़े उसमें, बताइए इसके बारे में। जी मैं जी जी। चाहती हूँ एक टीचर की पूरी जितनी चीजें हैं सामने आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल चीज है ये, कि एक समय में इतनी चीजें हैंडल करना आसान नहीं है। देखिए एक मैगी गैलेघर हुई है, एक साइकोलॉजिस्ट मैं कहूंगी उनको, वो जो है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने उन्होंने एक बात कही है कि सभी कठिन कार्यों में जो सबसे कठिन काम है
वो है एक अच्छा शिक्षक बनना। सही बात है। शायद ये दुनिया का सबसे एक कठिन काम है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद को भूल कर सामने वाले के हिसाब से आपको चलना होता है। अगर उसका एज ग्रुप 4+ है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जाकर, आप भले ही आप एमफिल पीएचडी हैं, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग जाकर ABCD से शुरुआत करनी पड़ेगी। और मजे की बात यहाँ ये भी है कि 40 बैठे हैं क्लास में और हर बच्चा अलग है, चाहे आप एज ग्रुप ले लो 4+, उसके बावजूद इतने चैलेंजेस है उसमें कि 40 के 40 अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं। और फिर एक टीचर जो है अपने को ऐसे ऐसे करते हुए सबके साथ सबको लेते, ये इतनी बड़ी एक मतलब चीज है एक टीचर में जो कर पाती है। तो वो तभी वो, बिल्कुल। हाँ, और वो जब अच्छी, बहुत अच्छी होगी तभी होगा, नहीं तो क्लास इनफेक्टिव रह जाती। कई बार रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, कारण यही है वो टीचर सबको ऐसे अपने को अपने घुमाती नहीं, वो सीधी स्ट्रेट जाएगी तो नहीं हो पाएगा, वो बस 10 बच्चे को अफेक्ट कर पाएगी। लेकिन जो अपने आप को घुमाती है, हाँ भैया ये बच्चे का ऐसा है, इसको ऐसा है, जिसने अपने आप को चेंज कर लिया, थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर लिया, वो सक्सेसफुल है। तो आप उनमें से हैं, तो आप बताइए। के लास्ट बेंच के लास्ट बच्चे तक पहुंचना है तो आपको 40 तरह से सोचना, बिल्कुल बिल्कुल 40 तरह से काम करना पड़ेगा। हाँ। तब जाकर आप हर बच्चे तक पहुंच सकते हैं, वरना कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई बच्चा जो है वो छूट जाए। और ये एक दिन की बात नहीं है, सालों सालों की बात है। हर क्लास की बात है, हर सेक्शन में जहाँ जा रहे हैं वहाँ, माने इट्स मल्टीपल मल्टीपल एरियाज में। हाँ, तो ये बताइए कि पर्यावरण की बात जो आप कर रहे थे वो बताइए। तो अगर कोई टीचर सेंसिटिव नहीं होगा अपने पर्यावरण को लेकर या अपने समाज को लेकर, तो शायद उसके बच्चे भी उस सेंसिटिविटी को छू नहीं पाएंगे। इन्हीं सब चीजों से जुड़ाव को देखते हुए जो है मैंने लिटिल हेल्प के साथ काम करना शुरू किया। एक्चुअली में लिटिल हेल्प नाम ही दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी मदद। मेरी डॉटर जब 18+ हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है सोसाइटी के लिए, एजुकेशन के लिए। वो मेरे को भी देखती थी बच्चों के साथ काम करते हुए, तो मेरे साथ स्कूल भी जाती थी, इंटरेक्ट भी करती थी बच्चों के साथ में। तो उसे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं बाद में भी मतलब इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रह सकूं। बचपन में टिफिन में या पॉकेट मनी के नाम पर वो जो भी कुछ लेकर जाती थी रास्ते में, सब बूढ़े लोगों को या फिर उनको जानवरों को वो दे देती थी। लॉन में पेड़ कटते थे तो वो रोने बैठ जाती थी कि इनको कैसा लग रहा होगा, आपने इनका ये काट दिया है ना, माली ने काट दिया है। तो वो बहुत इस तरह से बहुत देखिए, सेंसिटिव। कोई बच्चा अगर ऐसा होता है ना, तो परिवार में जरूर ये सब चल रहा होता है, तब वो बच्चा जो है शुरू से ही इन सब चीजों के लिए सजग होता है कि यार ये हो रहा है। ये अगर परिवार में सब लोग है कुछ नहीं होता, चल छोड़, है ना, तो फिर वो बच्चा भी ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अगर परिवार में शुरू से जब वो बच्चा पैदा हुआ, उसने देखा मम्मी पानी दे रही है और बोलती तोड़ना नहीं, पत्ते तोड़ना नहीं, तो वो सीख जाता है पत्ते तोड़ने नहीं है, है ना। तो जरूर आपके यहाँ घर में भी, आपके जो भी घर में सदस्य रहे, सबने जरूर कहीं ना कहीं ये सब अपने प्रैक्टिस में रखा, तभी वो छोटा बच्चा जब धीरे धीरे इतना 18 साल की भी हो गई और उसके अंदर से वो बातें और गूढ़ होती गई, है ना। तो ये सब, हाँ, वो आपके सबके संपर्क में आने की वजह से ही बच्चा इस तरह से सेंसिटिव होता है। सभी बच्चे सेंसिटिव होते हैं मैम। मैंने बिल्कुल सभी बच्चों के अंदर जिज्ञासा भी पूरी होती है, संवेदनशीलता भी पूरी होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मार देते हैं। जब बच्चा ये कह रहा होता है ना कि देखो उस डॉगी को चोट लगी है, और हम उसको पकड़कर अंदर गेट के अंदर करके कहते हैं आपको कोई मतलब नहीं है, काट लेगा, सही बात। वो धीरे धीरे वो संवेदनाएं मरनी शुरू हो, और जब वो मर जाती हैं, और दूसरी चीज जो संवेदनाएं मारने का काम करता है वो हमारा स्कूल सिस्टम भी करता है। मैं खुद को ब्लेम करती हूँ इसको। वो एक सिस्टम है हमारा जहां हमने केवल और केवल परसेंटेज, है ना, या फिर ग्रेड, नंबरों पर हमने बच्चे को डाला। आपके 99% या 100% ही आने चाहिए, एक नंबर क्यों कटा? तो आप मतलब बच्चे की मेहनत को, उस टाइम की उसके सिचुएशन को, है ना, वो उसको नहीं देखकर आप केवल और केवल मार्क्स को ही देख रहे हैं, तो बच्चा फिर ऐसा इंसेंसिटिव हो जाता है, वो अपने दोस्तों के अंदर वो एक फ्रेंड नहीं ढूंढ पाता, उसका बचपन खत्म कर देते हैं हम लोग।
मतलब वो उसको कंपटीटर लगते हैं, अरे मैं इसके साथ अपना टॉपिक शेयर करूंगा, सही बात। इसके मार्क्स ज्यादा जो मैं कंपटीशन है इसको। ना, जहां तक मुझे लगता है, जब कंपटीशन है ना, बच्चा जब बोलता है मम्मी मैं ना फर्स्ट आ गया, और अरे वाह शाबाश बेटा, है ना, तो वो क्या फर्स्ट आया कब, जब उसने बाकियों को हरा दिया। तो ये नर्सरी से जो शुरू हो रहा है ना, हराने की इच्छा, अरे मैंने पछाड़ दिया, मम्मी मैं फर्स्ट आ गया या पापा मैं तो हम उसमें जब खुशी जाहिर करते हैं, उसको लगता है हराना, किसी को डिफीट करना ही जीत है। वहां इम्पोर्टेंट है। से ही, हाँ, वहीं से ही सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। जबकि लेकिन जबकि पेरेंट्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि भाई कंपटीशन रखो, कंपटीशन रखो। इवन जैसे मैं स्कूल में नुक्कड़ नाटक कराती थी, मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं तो दूसरे स्कूल के बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। अब 30-40 स्कूल कई बार इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, हर बच्चे ने एक एक, और नुक्कड़ नाटक इतना टफ है वो, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग समय में बोल रहा है, उसको इकट्ठा करके लेकर जाना अपने आप में, क्योंकि हमने 10 मिनट का एक नाटक बनाया। वो रचना क्रिया ही इतनी सुंदर है, कठिन है लेकिन सुंदर है, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन है। अब 40 ग्रुप आ रहे हैं, डेफिनेटली किसी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, लेकिन जब हम उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर रोकते हैं, और उसके बाद जब वो ट्रूप निकलता है वहां से, वो मुझे बहुत मारता था कि यार ये गलत हो गया, ये सारे बच्चों ने मेहनत की, मुझे पता है सबने स्क्रिप्टिंग की है, सबने अपना इतना इतना समय लगाया, पर एक कंपटीशन ने उसको मार दिया। मार हेल्दी दिया। होना चाहिए, आइए आप सभी ने बहुत, बस वहीं तक पार्टिसिपेशन मुझे लगता है यहाँ चाहिए, नॉट फॉर द कंपटीशन। उससे बहुत डर सा बच्चों को रहता है, और फिर बोलते एक बार हार के आ गए मैम हम तो जीत नहीं पाएंगे। एक ये भी एक, तो नुक्कड़ नाटक का मकसद तो कभी ये रहा ही नहीं था, किसी भी चीज है का ना, मकसद इस दुनिया में लेकिन वो जितनी भी बदल चीजें हैं, गया सब। जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में, उनका कभी भी मकसद जो है वो एक दूसरे को हराना या नहीं कंपटीशन था। नहीं है, सहजीविता है, एक साथ कैसे जिए। जो प्लांट्स हैं या जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ पे, सब एक साथ जिएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे, एक हेल्थी एटमॉस्फेयर बनेगा, तभी तो हम जिएंगे। आज बनाना की एक स्पीशीज खत्म हो रही है, जो हाँ, भी पता है ना, बर्ड की स्पीशीज खत्म होती जा रही है, बच्चों को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन एक एक स्पीशीज जैसे जैसे खत्म होती चली जाएगी, वैसे वैसे ये पूरा डिसबैलेंस इकोसिस्टम, होता चला जाएगा, इकोसिस्टम तो खराब हो जाएगा ना, ये बात है। हाँ, डिसबैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से हमारे अपनी बॉडी का जो सिस्टम है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है, अगर ब्रेन को हमने फोकस किया कि केवल केवल आपको जीतना है, आपको ही सरवाइव करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छी जॉब लेनी है, आपको एक अच्छा बंगला बनाना है, आपको एक अच्छी गाड़ी लेनी है। ये दौड़ भाग की जिंदगी तमाम होती चली जा रही है जिंदगी इसी में, है ना। तो बहुत मेरी बेटी मेरी बेटी ने जब मुझसे कहा कि मुझसे लिटिल हेल्प चाहिए, तो हमने 1 साल तक उसके पेशेंस को देखा। हाँ, कर हाँ हाँ पाएगी। करेंगे, हाँ करेंगे। लेकिन जब फिर उसका 19th बर्थडे आया और उसने फिर से वही डिमांड की कि 1 साल हो गया मुझे कहते हुए, तब हमने उसको फिर लिटिल हेल्प जो है वो रजिस्टर करा के दी। ये एक ट्रस्ट है और इसमें एनवायरमेंट, एजुकेशन, कल्चर, इन सब चीजों के ऊपर वो काम करती है। और इसी के साथ हमने कनेक्ट किया रेडियो मेरी आवाज को, ताकि ओके। हम अलग अलग चीजों को उस पैनल पर लेकर आ सके, कनेक्ट कर सके बच्चों को। इसी के साथ फिर हमने शैक्षिक आगाज को जोड़ा, क्योंकि जितना ज्यादा इन एक्टिविटीज से जुड़ेंगे उतना ज्यादा वो अच्छा। अपने क्लासरूम में बच्चों को अच्छी चीजें दे पाएंगे। तो जो आपने अभी कहा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड अभी अभी हमने जो किया है, वो हमने किया है एक दिन में 12 घंटे में, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हमारी शैक्षिक आगाज से जुड़े हुए मेंबर्स, हमारे टीम रेडियो मेरी आवाज से जुड़े हुए मेंबर्स और लिटिल हेल्प के मेंबर्स ने 1,13,000 से ज्यादा पेड़ लगाए। और वो ऑन रिकॉर्ड है, वो सब मतलब पूरा उन्होंने रिकॉर्ड हमने किया हुआ है। सबने शपथ ली है कि इनके द्वारा दी गई सूचनाएं पूरी से सत्य है, क्योंकि हम यहाँ बैठकर केरला में कितने पेड़ लगे उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने जितने पेड़ लगाए और उसके बाद उन्होंने वो जो अपना फॉर्म फिल किया कि मेरे द्वारा आज 10 लगाए गए या 100 लगाए गए या 1000 लगाए गए, उसकी सूचना बिल्कुल सत्य है। वो हमने अपना रिकॉर्ड बना के रख लिया है अगले 10 सालों तक के लिए। और अपने आप में ये अच्छी बात है कि रात तक वो आंकड़े बढ़ते चले गए, और रात को जब 1,13,000 शाम को हमारे पास विजिट आई, तो उसके बाद फिर लोगों के
कई दिन तक मैसेज आते रहे कि हम फॉर्म फिल नहीं कर पाए, नेटवर्क इशू था, हमने इतने लगाए, मेरी टीम ने इतने लगाए, तो ये इक्कीस अपने हजार आप में ही एक अच्छी बात है कि सब लगे हुए हैं, करना चाहते हैं और वो आगे कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही सैटिस्फैक्शन दे रहा होगा। तो जी। स्मृति जी, आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसीलिए मेरी इच्छा थी कि आप आएं और लोग आपके बारे में जानें और आपसे जुड़े भी, क्योंकि एक टीचर जुड़ती है तो 100 पीछे जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ते हैं, तो मल्टीपल्स में जो जा रही है बात, ये बहुत अच्छी बात। और आज है 15 अगस्त और मुझे ये बात भी पता है कि आप कविताएं लिखती हैं। तो तो मैं चाहूंगी आप हमारे टीचर्स को, अपने हमारे दर्शकों को, आप जरूर अपनी एक कविता स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आप जरूर एक कविता सुनाइए, सुंदर सी अपनी प्यारी सी जो लेखनी से आपने लिखी है वो। जी, मैं एक छोटी सी कविता आपके जी। साथ साझा करना चाहूंगी। ये जो है तिरंगे के ऊपर है। कविताओं का मकसद भी होता है केवल एहसासों को और अपने शब्दों को कितना सलीके से पिरोकर सामने वाले को दिया जाए, क्योंकि गानों में शब्द हमेशा जब वो एक फॉर्म में, एक रिदम में लगे होते हैं तो वो अच्छे लगते सुंदर हैं, और लगता जो है, चीज अच्छी लगती है उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, उसको फील हम होती है उसमें। जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं। तो ये जो है कविता मेरी फ्रेंड नीलम ने लिखी है, मैं उसको पढ़ती हूँ। मुझे ये अच्छी लगी और ये अभी 10-15 मिनट पहले ही मेरे पास, ओ, तो मुझे लगा आपके बातचीत करने से पहले ही, तो मुझे लगा कि हाँ ये मैं जरूर सुनाइए पढ़ूं। प्लीज। हाँ, सुनाइए। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, हाथ में इसको लिए आगे बढ़ना सम्मान है। तिरंगा हमारी आन है, हिमालय की यह जान है, सिंधु का यह अभिमान है सबकी चाहत इसमें तो, ये दिल की धड़कन और प्राण है, तिरंगा हमारी शान है। इसकी संस्कृति महान है, करते शिव विश्वान है, होली के बिखरे रंगों सा अलौकिक अनुपम ये वरदान है, तिरंगा हमारी शान है। यह वीरों का सम्मान है, कफन बने तो उसका गुणगान है। वीरों का गुणगान तिरंगे में लिपट कर आए बिल्कुल तो बिल्कुल। बात ही अलग होती है। वीरों के संग जब चले तो युद्ध में यह हनुमान है। ओह, बल क्या और बात शक्ति है, बढ़ जाती बहुत है सुंदर। तो जवाब हाँ। होता है। यह शहीदों का बलिदान है, विश्व शांति का हिंदुस्तान है, जब दसों दिशाएं गूंजे तो तिरंगे का ही यशोगान है, तिरंगे का ही काही यशोगान। यशोगान है, तिरंगा हमारी शान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके शब्द बहुत अच्छे हैं और हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा स्मृति जी आपसे बात करके। तो हमारे बीच यहाँ पर कुछ और भी दर्शक हैं, अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। दर्शकगण से अनुरोध करती हूँ, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई बिल्कुल, अपने कोई साथ जुड़े हुए तमाम शिक्षकों को और अभिभावकों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपका बच्चा जिस तरह से बढ़ रहा है, पल रहा है, प्लीज उसको रोक टोक कर अपने सपनों के बॉक्स में कैद मत मत- कीजिए। सही, आप कभी भी किसी भी बच्चे के हाथ से ड्राइंग की कॉपी छीनकर मत उसको मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकते। उसका मन अगर तो आप वही है। कोशिश की तो उसका ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा, जैसे स्विच ऑफ कर दिया हो आपने, और वो ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। और मैंने देखा है माँ बाप जो है वो डांटते रहते हैं कि आगे पढ़ो, और बच्चा वहीं अटक के बैठ जाता है, फ्रीज हो जाता है ब्रेन। तो कभी भी आप उससे उसका उत्साह, उससे उसकी खुशी, उसका आनंद मत छीनिए। बस ये सोचिए कि उसके उत्साह के साथ आपको जो चीजें उसके अंदर डालनी है वो कैसे डाली जाए। हम्म, यानी कि ड्राइंग करते करते अगर आपको मैथ्स कराना जरूरी है तो आप वहीं कुछ इस तरह की फिगर्स बना दीजिए कि इसमें कलर करो। अब ये क्या है, ये टू है, ये टू ऐसे लिख, बातचीत, हाँ, बातचीत भी की जाए बच्चे से उस समय तो वो वाले कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चले जाएंगे। कलर भरने का उसको वो आनंद खुशी मिलती रहेगी, और आप वन के सम्स बाद भी, थ्री भी उसको पढ़ाते जा रहे हैं। सही तो बात। ये सब चीजें जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर हम्म, बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी। बिल्कुल। दूसरी चीज जो मैं अपने साथ जुड़े हुए अपने सभी तमाम देखने वालों और सुनने वालों को कहना चाहूंगी वो ये है कि बच्चे आपसे जितने प्रश्न पूछते हैं ना, उनका जवाब दीजिए। हम्म,
और सही जवाब दीजिए। आपका सिर्फ एक ये सेंटेंस कहना, मैं मानती हूं कि सभी वर्किंग हैं आजकल, मोस्टली वर्किंग है, और थक कर घर आते हैं, और बच्चा जब अपनी बात बतानी शुरू करता है तो हम कहीं ना कहीं ये कह देते हैं अभी नहीं। बस अब तो समय नहीं है। समय नहीं है, तो एक चीज बच्चे के दिमाग में बचपन से घर करने लगती है कि इनके पास मेरे लिए, तो ये चीजें हमें बच्चे से दूर कर देती हैं। और दूसरा, उसकी क्यूरियोसिटी मर जाती है। वो जो चीज को एक्सप्लेन कर सकते थे अच्छा या बुरा, उस चीज के लिए वो अब सोशल मीडिया का सहारा लेगा या बिल्कुल। पीयर ग्रुप का सहारा लेगा, जो कि खुद उसकी जैसी विचारधारा के हैं। उतने ही नॉलेज रखते हैं, जो उतने ही बक्से वाले, है ना, ये बात। तो कल को जब हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चे ने यहाँ ये डिसीजन सही नहीं लिया या यहाँ ये गलती की, तो वहां एहसास ये होना चाहिए कि काश उस दिन हमने उसे ना रोका होता, तो ये प्रश्न का जवाब मैंने दिया होता और आज वो सही चलता। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा लगा ये आपके सारे विचार सुनकर। मेरलिन जी, इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन टू स्मृति। Yes, बताएं। Smriti, it was a nice talk from you. I would like to connect with you. Please tell me how to connect with you. या शी कैन, वी कैन शेयर द नंबर, राइट? हम लोग उनका फोन नंबर, है ना स्मृति? Sure, sure. जी, ओके। मेरा फोन नंबर आप वैसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज पर भी है, रेडियो की आवाज के फेसबुक पेज पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, 7500313145। एक बार और Sure. रिपीट कर दीजिए। 7500313145। Thank you so much. I'll be connect with you because I got a lot of idea from you. So if Yeah. I need help, definitely I'll connect with you. That's why this program has been created. I know there will be, and many of them who will be listening to this YouTuber after later on the video, definitely Sure. they are going to gain from it. So Yes. har baar, har week, Marilyn, we are calling, we are just inviting every week one Sure, teacher sure. like this, and we have so many teachers who have accepted for this, and we will be really having a वंडरफुल टाइम विद दिस टीचर्स। जैसे स्मृति जी आपके साथ हमारा समय बीता आज बहुत ही अच्छा, हमने साइंस एक्सपेरिमेंट्स की बात की, आपकी 100 चीज़ें जो है आपने बताई, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपका फिर से हृदय से आभार कि आप यहाँ आई, आपने अपना कीमती समय निकाला। मुझे पता है आपके पास ढेरों काम है ना, उसमें भी अगर मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम यहाँ आकर आप सबसे बात करके, आपसे बात करके स्पेशली। और आप बहुत अच्छा जो है वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा आप करते हैं। आपके सभी वीडियोस हिंदी को लेकर, आप हिंदी के लिए जितना कुछ किया है ना, हिंदी के लिए और बच्चों के लिए, सच में उसके लिए हैट्स ऑफ है। अरे नहीं, ये तो बस अब चल रही है, देखें गाड़ी कैसे चलती है। इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा हिंदी के साथ। आपने जैसे बात की तो कई बच्चे जो हैं हिंदी से ज्यादा करना नहीं चाहते, है ना। हिंदी स्कूल में उनको एक ही पीरियड है, तो थोड़ा सा लगाव की भी कमी है, जिसको मैं सरफेस करना चाहती हूँ, लाना चाहती हूँ आगे। इस वजह से हिंदी के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास चलता रहता है। जहाँ तक बन पड़े बात वहां तक करनी चाहिए, इसीलिए हम करते चले जा रहे हैं। तो स्मृति जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much, Srimati थैंक यू, ma'am. Thank you थैंक so यू, much, Usha ma'am. Thank you so much. थैंक यू।